यूक्रेन के बीच भयंकर युद्ध जारी है, तो वहीं ट्रंप और पुतिन भी एक दूसरे पर भड़के हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां ट्रंप पुतिन को बार बार कागजी शेर कह रहे हैं, तो वहीं अब ट्रंप प्रशासन की ओर से यूक्रेन की मदद के लिए उठाए जाने वाले कदम पूरी दुनिया के लिए तबाही का सबब बन सकते हैं। दरअसल आपको यह बता दें कि रूसी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें अगर दी गई तो मौजूदा संघर्ष और भी ज्यादा गंभीर हो सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका की ओर से यूक्रेन को रूस में अंदर तक हमले करने की इजाजत देने पर कई चर्चाओं के बाद आई, और ट्रंप प्रशासन का ये जो नीतिगत बदलाव है, जिसके बारे में रूस का ये कहना है कि ये एक खतरनाक रेड लाइन को पार करेगा। कुल मिलाकर देखिए, जो संघर्ष की स्थिति बीते 3 सालों से बनी हुई है, वो एक बार और भी ज्यादा भड़की हुई, यानी कि देखिए तीसरे साल में ये जो युद्ध है वो एंटर हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी जो युद्ध है वो आखिर कहां आकर थमेगा, इसे लेकर फिलहाल किसी भी तरीके से कोई बातचीत करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस यूक्रेन पर लगातार देखिए जो रूस है वो हमला कर रहा है, तो उसका जवाब भी यूक्रेन की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच साफ तौर पर, सीधे तौर पर जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अमेरिका को चेता दिया है और ये कहा है कि अगर यूक्रेन को मिसाइलें दी जाती है, हथियार दिए जाते हैं, सहायता की जाती है, तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। और तीसरे विश्व युद्ध को लेकर भी चेतावनी पुतिन की ओर से दे दी गई है। कुल मिलाकर टेंशन काफी बढ़ते हुए इस वक्त दोनों देशों के बीच नजर आ रही है। और जब अमेरिका की तरफ से, यानी कि अमेरिका को जब पुतिन की ओर से चेतावनी दी गई है, तो आखिर इस चेतावनी को किस तरीके से समझा जाए, इसके मायने भी समझेंगे। और उससे पहले मैं आपको जरा ये भी समझाऊंगी कि आखिर जो बातें कही गई है, यानी कि जो चेतावनी दी गई है पुतिन की तरफ से, आखिर उसके क्या मायने हैं। देखिए, यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन पर टेंशन बढ़ी है। दरअसल आपको बता दें कि रूस से तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी यहां पर दी गई है पुतिन की तरफ से। इसके अलावा आपको ये बता दें, यह भी कहा गया है कि अगर देखिए रूस ने अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दी है। अब ये सोच सकते हैं कि जो ये युद्ध है जो बीते 3 सालों से चला आ रहा है, आखिर इसका अंजाम क्या होने वाला है। हम पूरे यूरोप को तबाह कर सकते हैं, इस तरह की बातें की गई है रूस की तरफ से, यानी कि पुतिन की तरफ से। पुतिन के करीबी रूसी एडमिरल का यह बयान सामने आया। और क्या बयान सामने आया, देखिए, यूक्रेन पर ट्रंप के फैसले से रूस और अमेरिका में टेंशन जो है वो लगातार इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। और टेंशन की वजह यही है क्योंकि मदद की बात जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से कही गई, इसके बाद लगातार ये स्टेटमेंट रूस की तरफ से आ रहे हैं। ट्रंप का यूक्रेन को इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लान अब देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ ही आपको यह भी बता दें कि देखिए, रूस की रेकी करेंगे अमेरिका के टोही विमान। रूस की रेकी अमेरिका के जो टोही विमान है वो करेंगे। और कहीं ना कहीं इसके संकेत देखिए रूस को मिल चुके हैं। और यही वजह है कि रूस की तरफ से जो बयान दिए गए हैं तीसरे विश्व युद्ध को लेकर, या फिर जो मदद पहुंचाने की बात कही गई है अमेरिका की ओर से, और यही वजह है कि चेतावनी यहां पर तीसरे विश्व युद्ध की दी गई है रूस की तरफ से। देखिए, जानने और समझने की भी हम आगे कोशिश करेंगे कि रूस का ये स्टेटमेंट सामने आया है, आखिर इसका इंपैक्ट अब किस तरीके से देखने को मिल सकता है। हालांकि देखिए, तमाम कोशिशें विफल रही। यूक्रेन और रूस को आखिर इनके बीच में जो युद्ध चल रहा है उस पर आखिर किस तरीके से सहमति बनाई जाए, यानी कि इन युद्ध को आखिर कैसे रोका जाए। लेकिन फिलहाल ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी ब्रिगेडियर विजय सागर सर, ये जो चेतावनी दी गई है रूस की तरफ से अमेरिका को, इसको जरा समझाइए, किस तरीके से अब इस युद्ध को आप आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। देखिए, टैरिफ वार की जहां तक बात है वो आप सबको सारे उसके तथ्य मालूम है। भारत के ऊपर क्या प्रेशर डाला जा रहा है कि आप रूस का तेल मत खरीदिए, इवन चाइना को भी अपील की जा रही है, तो उसको सारे में आप सब जानते हैं। पर अभी सिचुएशन ये है कि जहां तक रूस का सवाल है, रशिया का सवाल है, तो उनके पास कोई ज्यादा सफलता मिल नहीं रही है उनको यूक्रेन के अंदर। उनकी जो फोर्सेस हैं वो ज्यादा कोई ऑफेंसिव लॉन्च नहीं कर पा रही हैं। वो सिर्फ छुटपुट क्या है, उनके सिविलियन एरियाज के ऊपर, जो हाई डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, उनके ऊपर रूस की तरफ से हमले हो रहे हैं। उसके कई कारण हैं जो हम इस वक्त नहीं जाएंगे। परंतु दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ जो आपने अभी बताया कि ट्रंप ने खुल के बोला है उनको कि आप युद्ध बंद करिए, नहीं तो हम इनको लॉन्ग रेंज वेपन्स देंगे
ताकि वो आपके जो हिंटरलैंड के अंदर जो आपके ऑयल एसेट्स हैं या दूसरे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकें। तो उसके लिए उन्होंने लेटेस्ट बोला है कि टोमाहॉक मिसाइल जो है वो दी जाएगी बेसिकली यूक्रेन को अगेंस्ट रशिया। कहने को तो टोमाहॉक मिसाइल जो है बेसिकली वो एंटी शिपिंग होती है, बट वो शिप टू शोर या दूसरे कार्यों में भी लगती है और बहुत ही एक्यूरेट मिसाइल है, इसको हमने देखा है। और साथ में आपने देखा कोपेनहेगन में, डेनमार्क में, वहां पे समिट हुई है ईयू की। ट्रंप जो है वो ईयू के ऊपर भी पूरा पूरा प्रेशर डाल रहे हैं कि आप उनकी मदद करिए यूक्रेन की अगेंस्ट रशिया। आप ऑयल लेना बंद करिए आप इंडिया से, आप रशिया से ऑयल लेना बंद करिए, आप उनको वेपन्स दीजिए। और जो E3 कंट्रीज हैं यू के अंदर, यूके, फ्रांस, जर्मनी, वो ऑलरेडी उनको आर्म कर रहे हैं विद एयर डिफेंस वेपन्स एंड अदर वेपन्स। तो ये एक किस्म की घातक सिचुएशन बन रही है पुतिन के लिए। तो यहाँ पर उनको क्या करना है, उनको कुछ ना कुछ करने के लिए उन्होंने ये जो बयान दिया है, यदि ऐसा हुआ तो हम आपके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई करने के लिए रशिया के पास लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो जिनकी रेंजेस जो है एंटायर अमेरिकन मेनलैंड उनकी रेंज के अंदर आता है। तो ये एक किस्म की व्हील्ड धमकी है। और ये सारी मिसाइल जो हैं न्यूक्लियर टिप्ड है, यानी कि सब न्यूक्लियर, जैसे सरमत, एवनगार्ड, बुलवा, इस्कंदर, ये मिसाइल जो है सारी की सारी हाइपरसोनिक है, जिनको डिटेक्ट करके, ट्रैक करके, डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करना ऑलमोस्ट नियर इम्पॉसिबल है। ये इनकी डिटेक्शन हो सकती है ओनली बाय दी सैटेलाइट। ग्राउंड बेस्ड रेडार्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एनीथिंग अप टू 5 मैक से ज्यादा किसी भी मिसाइल को ट्रैक कर सकें। तो ये किस्म का बहुत ही सिचुएशन, घातक सिचुएशन बन जाती है कि अगर रशिया थोड़ा सा विचलित हो जाता है। पुतिन कहने को तो खैर रशिया जो भी है, परंतु कहने को तो एक्चुअली में ऑन ग्राउंड इज अ डिक्टेटरशिप ओनली। जो पुतिन कहते हैं वही चलता है। फिर उनके जो पुराने थे मेडवेडेव, उनकी तरफ से भी बयान आते हैं। आज उनके एक नेवल चीफ की तरफ से भी, एडमिरल की तरफ से भी बयान आया। तो ये किस्म की टेंशन बढ़ा रहे हैं रीजन के अंदर। यहाँ पे यूरोप को सोचना है। यूरोप अगर यूक्रेन को युद्ध को बंद करने के लिए अगर वो अपनी ऑयल एनर्जी खरीदना बंद करता है, अभी सर्दियां आने वाली हैं, यूरोपियन कंट्रीज बिना एनर्जी के सर्वाइव नहीं कर सकते, चाहे वो डायरेक्टली रशिया से ले रहे हैं या वाया इंडिया ले रहे हैं, दैट ऑप्शन। और या उनका जो भी चाइना के साथ उनका जो चल रहा है इंटरेक्शन, इकोनॉमिक इंटरेक्शन, तो अगर उनको ये बंद करते हैं तो ये नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। और ये हमने देखा, ये पॉइंट डिस्कस हुआ है कोपेनहेगन समिट में, ख्याल में कल या परसों खत्म हुई है। उसके अंदर उन्होंने बोला $160 बिलियन का लोन देना है फॉर वेपन्स। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम एनर्जी से की जो सप्लाई है रशिया से वो बंद करेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से आ रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिचुएशन इस वक्त काफी टेंस है। तीसरा विश्व युद्ध या न्यूक्लियर वॉर, मैं उसके लिए हाँ नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक बहुत ही हाई एस्केलेशन है। जो एस्केलेशन लैडर के ऊपर, वो सबको मालूम है उसका क्या नतीजा निकल सकता है। तो मुझे नहीं लगता कोई सेन माइंडेड रैशनल एनालिस्ट उसके लिए कोई रेकमेंड करेगा। ठीक है। और ब्रह्मदीप सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए 3 साल यूक्रेन और रूस के बीच में जो संघर्ष हम देख रहे हैं, 3 साल हो चुके हैं। और इसी बीच जिस तरीके से रूस की तरफ से देखिए कोई भी, दोनों ही देशों में कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और लगातार हमले हो रहे हैं। और इसी बीच जब रूस की चेतावनी सामने आती है तो आखिर ये जो युद्ध है, आखिर इसका क्या अंजाम होगा? आखिर कैसे जो ये युद्ध है वो कैसे रुकेगा, कैसे इस पर विराम लगेगा? इसे लेकर आगे क्या चीजें हो सकती है? क्योंकि देखिए तीसरे विश्व युद्ध की बात अब रूस की तरफ से कही गई है, तो क्या माना जाए अब ये और भी ज्यादा जो युद्ध है वो आने वाले दिनों में घातक साबित हो सकता है? देखिए पुनीता जी, दुनिया में यदि पुतिन ये कहते हैं कि हम तृतीय विश्व युद्ध के लिए तैयार या हो सकता है, तो दुनिया को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका और रूस ही दुनिया के 2 ऐसे देश हैं जो अत्याधुनिक हथियार है जिनके पास, जो दुनिया को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, जिनकी रेंज में पूरी दुनिया है। और पुतिन बेहद आक्रामक है। पुतिन के मन में बहुत कड़वाहट है यूरोप के प्रति, जिसने सोवियत संघ के इतने सारे टुकड़े किए थे, जिसके कारण सोवियत संघ बहुत कमजोर पड़ गया। और उसके बाद रूस को जिस तरीके से पिछले 2 दशकों में पुतिन ने खड़ा किया है, तो जाहिर सी बात है कि पुतिन किसी हद तक जा सकते हैं। वो अपने देश में लोकप्रिय हैं, अपने देश में लगातार चुने जा रहे हैं। उनको अपने देश के लोगों का समर्थन इसीलिए प्राप्त है क्योंकि रूस के लोग ये कहते हैं कि पुतिन जो है वो ही रूस के सम्मान की सुरक्षा कर सकते हैं। जहां तक सवाल यह है कि
यह युद्ध कहां तक जाएगा। तो देखिए बहुत स्पष्ट इस मामले में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जेलेंस्की जो है वो जानते थे कि वो रूस का सामना नहीं कर सकते, उसके बावजूद वो युद्ध के मैदान में आए। तमाम कोशिशों के बावजूद जेलेंस्की की जो यूक्रेन है उसको नाटो का सदस्य नहीं बनाया गया, उसके बावजूद युद्ध के मैदान में आए। तमाम कोशिशों के बावजूद नाटो के जो देश थे वो यूक्रेन के साथ युद्ध में शामिल नहीं हुए। उसके बावजूद जेलेंस्की यदि पुतिन को चुनौती दे रहे हैं, इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि जेलेंस्की जो है वो अपने वर्तमान को न केवल भूल गए हैं, लेकिन अपने राष्ट्र के भविष्य को बर्बाद करने पर भी आमादा है। दिक्कत इस बात की भी है कि जेलेंस्की अभी अपने देश में उनको चुनाव करवाना चाहिए, उनको फिर से चुना जाना चाहिए। इस कारण यदि वो ऐसा करते हैं तो शायद वो पुतिन के साथ उस मेज पर बैठ सकते हैं, लेकिन जेलेंस्की किसी कीमत पर सत्ता पर बना रहना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच अफसोस की बात यह है कि यूरोप और अमेरिका जो है वो यूक्रेन को एक संसाधन की तरह उपयोग कर रहे हैं, और यूक्रेन उपयोग हो रहा है। यूरोप इस बात को जानता है, अमेरिका इस बात को जानता है कि यदि रसिया को लंबे समय तक युद्ध में उलझा कर रखा गया अपने पड़ोस में, तो फिर रसिया जो है वो मध्य पूर्व में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा, दुनिया के दूसरे देशों में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा, रूस कमजोर हो जाएगा। तो उन्होंने एक लड़ाई का नया बैटल खोल दिया। यूक्रेन को वो युद्ध का मैदान बनाए रखना चाहते हैं, और यही दिक्कत है कि युद्ध रुकेगा कब, और यदि युद्ध नहीं रुकता है तो इससे रूस का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि रूस का तेल बिक रहा है, क्योंकि रूस के हथियार बिक रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रूस ने अपने समानांतर चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों को तैयार कर दिया, ईरान को तैयार कर दिया है। आप बताइए, वैश्विक प्रतिबंधों के बावजूद क्या उत्तर कोरिया जो है वो हथियार नहीं बना रहा है? उत्तर कोरिया ने वैश्विक प्रतिबंधों को धत्ता बताकर अपने सैनिकों को रूस के साथ लड़ने के लिए भेज दिया है। ईरान भी किसी की परवाह नहीं करता। तो दुनिया में एक समानांतर व्यवस्था खड़ी हो गई है। यदि इस युद्ध को रुकवाना है तो सबसे पहले जेलेंस्की को आगे आना होगा। जेलेंस्की को कहना होगा कि हम यूक्रेन जो है वो रूस से बातचीत करना चाहता है, और वो बिना किसी मध्यस्थ के बातचीत करना चाहता है। साथ ही जेलेंस्की को कहना होगा कि हम नाटो के सदस्य नहीं बनेंगे, हम यूरोप के साथ अपनी पहचान बनाए रखना नहीं चाहते। लेकिन यदि जेलेंस्की ऐसा करते भी है तो क्या पुतिन अपनी जीती हुई जमीन देंगे? और पुतिन अपनी जमीन देना कभी पसंद नहीं करेंगे। तो यूक्रेन को अपनी जमीन खोना ही होगी, और यदि उसको अपने देश का अस्तित्व बचाए रखना है तो उसे भारी मन से रूस से समझौता कर लेना चाहिए। क्योंकि यदि यूक्रेन ऐसा नहीं करता है, यदि वो अमेरिका और यूरोप के लिए संघर्ष का मैदान बने रहना चाहता है, तो इससे न तो यूरोप का बिगड़ रहा है, न अमेरिका का बिगड़ रहा है, लेकिन यूक्रेन जरूर बर्बाद हो जाएगा। और यदि इन सब के बीच इसी प्रकार से अमेरिका के तेवर रहे या यूरोप के तेवर रहे, तो दुनिया फिर वर्ल्ड से बच नहीं सकती। किसी भी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उसे पता है कि बर्बादी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इस जंग से किसी भी तरीके से बदलाव इस जंग में देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप बने रहिए, बड़ी खबर सामने आ रही है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। देखिए, रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान सामने आया। भारत के रूसी तेल की खरीद पर बोले पुतिन, रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ये बातें कही है। देखिए, आपको याद होगा कि अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाया गया था 50% का भारत पर, और इसकी वजह ये थी कि रूस से भारत तेल खरीदता है। और अब इसे लेकर ही स्टेटमेंट पुतिन का सामने आया, और ये कहा गया है कि भारत अमेरिका के दबाव में किसी भी सूरत में झुकने वाला नहीं है। और जिस तरीके से तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति ने की है, इसके मायने भी समझना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। लेकिन देखिए, भारत पर ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था उसका जवाब पुतिन की तरफ से दिया गया है। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन का ये बहुत बड़ा बयान सामने आता है, और जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया गया है, और आपको बता दें कि देखिए, सबसे पहले उनके बयान को समझ लेते। देखिए, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ा बयान दिया, और बयान में उन्होंने किस तरीके से भारत की प्रधानमंत्री की तारीफ की है वो हम आपको इसमें बताने वाले हैं। क्योंकि देखिए, रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा भारत, ये स्टेटमेंट है रूसी राष्ट्रपति की तरफ से। भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं है, यानी कि स्वाभाविक जो प्रधानमंत्री हैं वो
अपने यानी कि राष्ट्र के हित में फैसले लेते हैं और यही वजह है कि अगर वो कोई फैसला लेंगे तो सोच समझ कर लेंगे और भारतीय लोग अपमान स्वीकार नहीं करते हैं। ये किसकी तरफ से कहा गया? ये पुतिन की तरफ से कहा गया है और पुतिन ने पीएम मोदी की यहां पर तारीफ की है। तो पीएम मोदी किसी के दबाव के आगे नहीं झुकते हैं और ना ही झुकेंगे, ये कहा गया है पुतिन की तरफ से। उन्होंने कहा कि भारत पर ट्रंप का जो टैरिफ है वो बेअसर होगा और यह भी कहा है कि अमेरिका को इसका खामियाजा खुद भुगतना पड़ सकता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का ये बयान आखिर किस तरीके से इसे देखा जाए और आखिर इसके क्या मायने हैं, ये भी जरा हम समझ लेते हैं। हमारे साथ देखिए मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख लेते हैं। विजय सागर सर, मैं आपके पास आऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना और ये कहना कि प्रधानमंत्री किसी के आगे झुकते नहीं हैं, यानी कि सीधे और साफ तौर पर अमेरिका को यहां पर चिताया गया है पुतिन की तरफ से, इसके बारे में समझाइए किस तरीके से आप इस स्टेटमेंट को आप देख रहे हैं? देखिए, जहां तक भारत और अमेरिका का बायलैटरल ट्रेड है वो करीबन 80 बिलियन डॉलर के आसपास है जी। उसमें इंडियन एक्सपोर्ट्स जो है वो 37 बिलियन डॉलर्स हैं। अब उन्होंने 50% जो टैरिफ लगा दिया है उससे ऑलरेडी हमारे एक्सपोर्ट्स प्रभावित हैं और हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, जेम एंड ज्वेलरी की, या हमारे जो सर्विस अपना करेक्शन लेदर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये एमएसएमईज हैं, उन पे ऑलरेडी फर्क पड़ चुका है। और उसके लिए भारत सरकार ने बड़े बड़े सारे मेजर शुरू किए हैं, डाइवर्सिफिकेशन टू साउथ अमेरिकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, या इवन फॉर दैट मैटर यूके एक्सेट्रा के लिए अपनी जो साउथ ईस्ट एशिया में अपनी सप्लाई लाइन जो है वो ढूंढनी शुरू कर दी है। वो ऑलरेडी है। और मीन टर्म में जो नुकसान हो रहा है एमएसएमईज को, उसके लिए भारत सरकार ने सहायता पैकेजेस ऑलरेडी उनके लिए बना दिए हैं। तो यानी कि हमारे जो ऑलरेडी जो हमारे ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाए हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आपको याद हो, हमारी जो डॉक्टर जयशंकर ने यूएन जनरल असेंबली में आके बड़ा क्लियरली बोला था कि प्लीज स्ट्रेंथन द ग्लोबल साउथ रादर देन जस्टिफाइंग ग्लोबल नॉर्थ। और ग्लोबल नॉर्थ का सीधा निशाना अमेरिका के ऊपर था। अब ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमने दिखाई है अमेरिका को, प्रेसिडेंट ट्रंप को, बड़ी क्लियर है। अभी इसके ऊपर रूस के पुतिन जी ने, राष्ट्रपति पुतिन ने क्लियरली बोला है, प्रधानमंत्री की तारीफ की है। और अगर मान लो इंडिया मान जाता है अमेरिका की बात और तेल खरीदना बंद कर देता है, उसके क्या इफेक्ट्स होंगे वर्ल्ड के ऊपर? सबसे पहले तेल की कीमतें इतनी ऊंची जाएंगी कि $100 भी क्रॉस करेगा पर बैरल, जो दुनिया के लिए अच्छी बात नहीं है, अमेरिका के लिए भी अच्छी बात नहीं है। सेकंड, जो तेल हम खरीदते हैं रशिया से, उसके जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे यूरोपियन यूनियन खरीद रही है। इवन फॉर दैट मैटर यूक्रेन खरीद रहा है अपनी वॉर जारी रखने के लिए। तो अगर वो बंद हो जाएगा तो इनका क्या बनेगा? और अभी यूरोप में विंटर्स आने वाली हैं। यूरोप इज ऑलरेडी एनर्जी स्टार्व्ड फॉर विंटर्स, दे आर नॉट रेडी फॉर इट। तो उस केस में ये एक बहुत बड़ी जबरदस्त प्रहार उनके अपने ऊपर ही होगा। तो इस चीज को यूरोपियन यूनियन मानती है, नहीं मानती है। हालांकि जो हमारा एफटीए का बात चल रहा है यूरोपियन यूनियन के साथ, यूके के साथ तो ऑलरेडी फाइनल हो चुका है, यूरोपियन यूनियन के साथ चल रहा है। जो यूरोपियन यूनियन के डिप्टी प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला है कि नहीं, इंडिया जो रशिया से ऑयल खरीद रहा है उस पर ईयू के साथ जो एग्रीमेंट है उसमें फर्क पड़ेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान उनको खुद को होगा। तो इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो स्टेप लिया है, मोदी जी ने, बिल्कुल सही है। डॉक्टर जयशंकर ने जो एडवाइस दी है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, उन्होंने खुद के बोला है कि वी हैव द इंडिपेंडेंस टू चूज आवर वेयर टू बाय द ऑयल फ्रॉम। हमें किसी का दबाव में आने की जरूरत नहीं है। और अगर बाई चांस दबाव में आता है तो मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा नुकसान ईयू को और अमेरिका को होगा। इसलिए हमें इस एस्पेक्ट में डरने की जरूरत नहीं है। जहां तक एक पॉइंट मैं आपको और देना चाहूंगा, जो मेरे साथी पैनलिस्ट ने आपको बोला कि रशिया टेरिटरी नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल सही है, नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो टेरिटरी है लुहांस्क, डोनेस्क या ज़ेपोरोजिया की, वो ऑलरेडी जो रशिया जीत चुका है, रशिया ने वहां पर रेफरेंडम करा लिया है और वहां पे मोस्टली जो लोग हैं वो सारे रशियन स्पीकिंग लोग हैं और वो रशिया के साथ ही थे। और अगर ये ज़ेलेंस्की के आने से पहले जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे वो भी प्रो रशिया थे, उनको इलीगल तरीके से डिसलॉज करके ज़ेलेंस्की को लाया गया। ज़ेलेंस्की कौन है? ये एक फिल्म स्टार का एक कॉमेडियन है, ही इज नॉट इवन अ पॉलिटिशियन। और वो पता नहीं क्यों मरवा रहे हैं अपने लोगों को। आई एम श्योर अगर आज इलेक्शन होती है तो शायद ज़ेलेंस्की के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरी, यूक्रेन के अंदर इतनी ज्यादा करप्शन है, जो एड जाती है यूक्रेन को, चाहे मिलिट्री एड या अदर एड, उसमें भी करप्शन है। इन्होंने, अगर 2 महीने पहले की बात है, जब इन्होंने काफी सारे टॉप रैंकिंग गाइज को हटा दिया था,
तो इस सिचुएशन में यूक्रेन के लोग क्या सोचते हैं, इतनी मार खाने के बाद क्या सोचते हैं, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। और ये बहुत क्लियर है कि कल को अगर कुछ लड़ाई बंद होती भी है तो पुतिन जो है वो किसी भी कीमत पे 1 इंच जमीन से पीछे नहीं हटेंगे। अगर वो क्राइमिया देते हैं जो उन्होंने 2014 में एनेक्स किया था, तो उनकी जो एक्सेस है वार्म वाटर पोर्ट्स की टू मेडिटेरेनियन सी, वो बंद होती है, वो नहीं देंगे। जो बाकी जो उन्होंने अभी जमीन जीती है वो सारी की सारी उन्होंने अपने साथ उनको रेफरेंडम करा करके एक डेमोक्रेटिक तरीके से बात करके अपने साथ मिला लिया है। तो ऐसी सिचुएशन में अभी जेलेंस्की के लिए कॉल लेना बहुत जरूरी है। और जो लोग हैं यूक्रेन के, नहीं सर, देखिए ना, उनको ये पहले समझना बीच है। में तो ऐसा लगा था कि जेलेंस्की बातचीत करने को तैयार भी हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए 3 साल में हमने कई बार इस बात को लेकर अंदेशा भी जताया कि हो सकता है कि जेलेंस्की फ्रंट फुट पर आए और ये कहें कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम समझौता करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि नुकसान जरूर हो रहा है यूक्रेन में, लेकिन जेलेंस्की किसी भी तरीके से पीछे हटते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ब्रह्मदीप सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए अभी जो स्टेटमेंट आया पुतिन का भारत को लेकर, और हमने देखा है कि अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ के बाद किस तरीके से कोल्ड वॉर की स्थिति भी हमने देखी है। हालांकि ट्रंप बैकफुट पर भी आते हैं, प्रधानमंत्री की तारीफ भी करते हैं, लेकिन अब जब पुतिन का ये स्टेटमेंट सामने आता है भारत को लेकर, तो क्या समझा जाए, इसके बाद अमेरिका और भारत का रिश्ता भी कहीं ना कहीं इस पर भी असर हो सकता है क्या? नहीं पुनीता जी, देखिए एक बात समझने की आवश्यकता है कि किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है वो राष्ट्रीय हितों पर आधारित होती है। और भारत इस बात को लेकर बेहद सावधान है कि हम महाशक्तियों के बीच युद्ध का मैदान नहीं बने। न तो हमको ट्रंप से ब्लैकमेल होना है, न ही पुतिन से ब्लैकमेल होना है, क्योंकि अंततः पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया है। और यदि हम पुतिन के नक्शे कदम पर चलते हैं तो न तो हमारे साथ शी जिनपिंग खड़े होंगे, नहीं हमारे साथ उत्तर कोरिया है, नहीं हमको ईरान की जरूरत है। हमको यूरोप का बहुत बड़ा बाजार चाहिए। तो भारत तेल कब तक खरीदेगा, कितना खरीदेगा, यह भारत तय करेगा। और अब इस दौर में तो हम रूस पर भी उतना भरोसा नहीं कर सकते जितना 1971 के दौर में भरोसा क्या करते थे, क्योंकि अब रूस जो है वो पाकिस्तान के साथ सामरिक संबंध स्थापित कर रहा है, चीन को अपना भाई बताता है, और चीन और इनके संबंध जो है बहुत ऊंचाई तक चले गए। ऐसे में पुतिन का दावा जो है वो ठीक नजर आता है। ऐसा भी लगता है कि भारत का बहुत समर्थन कर रहा, लेकिन भारत को इससे बहुत ज्यादा लाभ है। यह सोचने की कूटनीतिक भूल कम से कम भारत नहीं कर सकता। यही कारण है कि हम ब्रिक्स में जाते हैं, हम शंघाई कोऑपरेशन में जाते हैं, हम पुतिन और शी जिनपिंग से मिलते भी है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री या हमारे विदेश मंत्री जो है ट्रंप का समर्थन करते हुए नजर आते हैं, यूरोप के साथ खड़े हुए नजर आते हैं, क्योंकि हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि हमको वो बाजार चाहिए जहां पर पैसा है। यदि रूस के साथ हमारे आर्थिक संबंध बहुत मजबूत भी हो जाए तो रूस के पास पर इतने वैश्विक प्रतिबंध है कि रूस के लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा है नहीं, तो हम अपना सामान बेचेंगे कहाँ। हमारे दूसरे देशों से संबंध हो जाए तो कोई काम के नहीं है। हमको यूरोप और अमेरिका का बाजार चाहिए, और इसलिए भी क्योंकि भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के बाद बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि 2047 के विकसित भारत के लिए हमको यूरोप का बहुत बड़ा बाजार चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए ही प्रधानमंत्री भी सावधान है, हमारे विदेश मंत्री भी सावधान है। और आपने देखा भी होगा कि पिछले दिनों जब गजा को लेकर एक समझौता आया तो बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसकी तारीफ की। तो बहुत स्पष्ट है, हम गुटनिरपेक्षता के साथ चलने वाले लोग हैं, हम युद्ध में पड़ते नहीं है। और पुतिन चाहे समर्थन करे या ट्रंप चाहे समर्थन करे, लेकिन हम किसी संघर्ष का मैदान हमारे देश को बनने नहीं देंगे। हम पाकिस्तान नहीं हो सकते जो कि अपना मिनरल वाटर और सामान लेकर वहां के सेनाध्यक्ष को लेकर ट्रंप के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। और सऊदी अरब के साथ समझौता करके पाकिस्तान जो है उसने ईरान के साथ दुश्मनी ले ली, इजराइल के साथ दुश्मनी ले ली। तो यह जो ऐसी नीतियां होती है वो तुरंत या तत्काल तो बहुत प्रभावी लगती है। अभी तो पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा है कि वो बहुत शक्तिशाली हो गए, लेकिन आप सोचिए यदि ईरान ने हमला कर दिया सऊदी अरब पे, तो क्या पाकिस्तान ईरान पर हमला कर देगा, इजराइल पर हमला कर देगा? ऐसा नहीं हो सकता है। तो बहुत दूरदर्शी नीतियां चलाने की आवश्यकता होती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उसको ये देखना है। और कम से कम पुतिन जैसे तानाशाह के साथ हम आंख मूंद कर आगे नहीं बढ़े, इसको लेकर हम सावधान है। यही कारण है
कि पुतिन का हम समर्थन जरूर करते हैं, इसका मतलब लेकिन ये ऐसा कतई नहीं होता कि पुतिन कितने भी खतरनाक हथियार उपयोग कर ले और यूक्रेन पर हमला कर ले, लेकिन भारत आंख मूंद कर नहीं बैठता है। भारत ने बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी जी ही दुनिया के वो वाहिद नेता है जिन्होंने सरेआम कहा था पुतिन से कि ये युद्ध का नहीं, शांति का दौर है, समस्याओं का समाधान शांति से ढूंढिए। यही कारण है कि चाहे जेलेंस्की हो, चाहे मेलोनी हो, चाहे ट्रंप हो, ये सब कहते हैं कि रूस या यूक्रेन का युद्ध कोई रुकवा सकता है तो भारत रुकवा सकता है। अब देखना यह है कि पुतिन युद्ध को रुकवाना चाहते या नहीं रुकवाना चाहते, लेकिन भारत इस समूचे मसले को लेकर बहुत सावधान है। पुनीता जी, यानी कि देखिए भारत का स्टैंड पहले से भी क्लियर रहा है, भारत को पता है कि उसके हित में क्या है, उसी के अकॉर्डिंग देखिए भारत फैसला लेता है। ठीक है सर, छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी क्योंकि समय की बहुत कमी है। विजय सर, देखिए अभी जो उन्होंने बताया बिल्कुल सही बताया। उसका कारण ये है कि ट्रंप की जो नीतियां हैं वो सारी की सारी बेस्ड हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर, और ट्रंप जो कि खुद बिजनेसमैन है, उनकी 2 साल की टेन्योर बची है। वेयर एज अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो चाइना है, और इंडो पैसिफिक साउथ चाइना सी है। वहां पे भारत की एक पोजीशन बड़ी पिवटल है अगेंस्ट चाइना, जो अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता। और आज अगर हम अमेरिका से कंफ्रंटेशन करते हैं तो वो वाली जो हमारी रिश्ता है वो गड़बड़ हो जाएगा। चाइना हमारा भी अगेंस्ट है। ये मल्टीलैटरल सोसाइटी है जहां पे एक कंट्री के साथ एक चीज पे आप दोस्त हैं, किसी दूसरे इश्यू पे आप उनके दुश्मन हैं। तो ये कोई बड़ी नई बात नहीं है। तो इसलिए जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखाते हुए जो प्रधानमंत्री मोदी और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो टाइट रोप वॉकिंग कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। उनको